अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाज़रीन, मुल्क की तारीख का आज एक बड़ा दिन है कि 70 की दिहाई के बाद पहली बार एक तीसरी सियासी कुव्वत ने इमरान खान को वज़ीर आज़म का बाज़ाब्ता उम्मीदवार नामज़द कर दिया। तब्दीली के खुगर खान साहब ने आज पार्लिमानी पार्टी के इस इजलास में भी मिसाली गवर्नेंस के अज़म का इजहार किया और अहद मेरिट की पामाली, करप्शन का खात्मा, माली इस्तेहकाम और खुद से मिसाल बनकर अवामी नुमाइंदों को भी बतौर मॉडल पेश करने का किया। बहरहाल साथ सबसे बड़ा अहद शायद ये भी कि प्राइम मिनिस्टर के क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस में वो पूरी अटेंडेंस लेंगे, सवालों का जवाब भी देंगे। मगर द ट्रूथ इज़ के ख्वाब बड़े हैं और चैलेंजेस इससे भी कहीं कदावर। मगर सादा तर्ज हुक्मरानी, मुख्तसर काबीना और इस्तेहाती प्रोग्राम के इरादे खान साहब का कद काट बढ़ा देंगे। ऐवान से बेदखल सियासी पंडितों के लिए खौफ का बायस भी यही कि तब्दीली ने हकीकत का रूप धार लिया तो रवायती सियासतदानों का बोरिया बिस्तर हमेशा के लिए गोल हो सकता है। यही अंदेशा गैर फितरी अपोजिशन इत्तेहाद का बुनियादी सबब भी दिखाई दे रहा है, वगरना नजरियाती, सियासी और इखलाकी फासले बहुत हैं। रह रहकर एक धांधली का इशू है कि जिस पर कहने को नौजमाती अपोजिशन इत्तेहाद मुत्तफिक है, मगर हकीकत यह है कि मुशाहिद हुसैन सैयद के बयान करदा एहतजाजी शेड्यूल पर पीपल्स पार्टी की क़यादत नाला है। मौलाना साहब 8 अगस्त से एहतजाज का ऐलान कर चुके, लेकिन नून लीग और जमात इस्लामी में वो तहरीक नहीं दिखाई दे रही। इधर जियाली क़यादत पार्लियामान में किरदार पर बजिद केवानों से बाहर नई हुकूमत के खिलाफ महाजराई खतरों के खिलाड़ी को खतरात में डाल सकती है। 35 अरब मनी लॉन्ड्रिंग केस में पैनामा तर्ज की JIT की तश्कील भी चीफ जस्टिस के ताज़ा आज ही के रिमार्क्स हैं। आज भी समाअत के दौरान फरमा रहे थे चीफ जस्टिस साहब कि अगर ब्लैक मनी साबित हो गई तो छोड़ेंगे नहीं, और अगर साबित ना हुई तो दयानतदारी का सर्टिफिकेट जरूर देंगे। अपनी अपनी मजबूरियों में बंधा ये अपोजिशन इत्तेहाद कितना तगड़ा होगा, कितना सस्टेनेबल देर पा होगा, और ये चैलेंज मुल्क के नए मुंतखब वज़ीर आज़म के लिए भी होगा कि करप्शन के खिलाफ जंग में वो किस हद तक जा सकते हैं, चूंकि इख्तियार और इक़्तिदार की हदूद का तयन कहीं और होता आया है इस मुल्क में। अगर 100% खान साहब येस मैन ना भी हुए तो फिर भी महदूद ज़रूर होंगे, और यहाँ मुकम्मल बाइख्तियार तो बहरहाल कोई नहीं। ना तो वो अपोजिशन है कि जिसे आशियाना स्कीम, 35 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग या पैरागॉन सोसाइटी जैसे स्कैंडल्स का सामना है, या 15 साल बाद मिनिस्टर्स कॉलोनी छोड़ने जैसे गहरे जख्मों का सामना है, और ना तो प्रोटोकॉल मिलने पर नाला होने वाले नामजद वज़ीर आज़म मुकम्मल बाइख्तियार दिखाई दे रहे हैं। बीच का रास्ता दोनों फ्रीकैन को तलाश करना है कि ताकत अददी या इख्तियार की दोनों जो हैं वो मुसावी हैं कि नहीं। हमारे साथ इस हवाले से बात करने के लिए निसार खोड़ो साहब मौजूद हैं, रहनुमा पीपल्स पार्टी हैं, निहाल हाशमी साहब हैं, PMLN से ताल्लुक़ रखते हैं, फवाद चौधरी साहब। लेकिन सबसे पहले आगाज़ करेंगे लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द सेनेट शहरी रहमान साहिबा से। शहरी साहिबा अस्सलाम वालेकुम। हेलो शहरी साहिबा अस्सलाम वालेकुम। शहरी साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो फरमाइएगा कि आपने आज भी सुना तबसरे हुए, बात हुई, खान साहब ने भी कहा कि ना इस ऑपोजिशन में कोई मॉरल अथॉरिटी है, ना कोई स्पिरिचुअल अथॉरिटी है, और ये उनको एक बहुत कमज़ोर ऑपोजिशन दिखाई देती है। मैंने सुना नहीं, आई एम नॉट हैंगिंग ऑन एवरी वर्ड ऑफ खान। उनको बहुत मुबारक हो कि जो भी फतह है, मगर और जमहूरी सिस्टम में ऊंच नीच होती है, मैं बिल्कुल तस्लीम करती हूँ। लेकिन अगर उन्होंने कहा कि स्पिरिचुअल अथॉरिटी नहीं है तो मुझे मालूम नहीं उसका मतलब क्या है। बेसिकली वो ही वो सिंह मौलाना साहब को देख लेना, स्पिरिचुअल अथॉरिटी है। वैसे भी हाँ, वैसे भी कहते हैं इखलाकी स्पिरिचुअल अथॉरिटी तो माशाल्लाह उनके पास बहुत सारी घर से ये मौजूद है बनी गला रेजिडेंस में। और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक अखलाकी आप अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, तो देखिए अखलाकियात जो होती है ये आपके अमाल से तय होती है, और इस वक्त उनके अमाल सारी दुनिया देख रही है। अखलाकी अथॉरिटी ज़रूर और सख्त ज़रूरी होती है, और इसमें कोई मतलब दो राय नहीं हो सकती, और कोई डिफेंस नहीं हो सकता किसी अखलाकियात में कमी या कोई। अच्छा शहरी साहब बताइएगा कि ये ऑपोजिशन जो कल्चर में महर कल्चर, पाकिस्तान के कल्चर में जो एक तजाद, तलखी और एक कैफियत आ गई है बदतमीजी की, वो तो हमारी पार्टी ने कम से कम नहीं इंट्रोड्यूस किया है। अखलाकियत एक तरीके, एक वज़ादारी, एक पब्लिक में बात करना, एक तमीज का लिबादा हमने कभी नहीं छोड़ा है। लेकिन यहाँ तो हर किस्म की बात की जा रही है, किसी को चोर कहा जाता है बगैर मतलब जल्द के इश्तिहारों में
तो इंतहा पसंदी तो उन्होंने ओके शहरी साहब मुझे एक बात बताइएगा कि ये इत्तेहाद कितना आपको सस्टेनेबल या देर पा दिखाई देता है? एक साल भी गुजार लेगा आपका ग्रैंड ऑपोजिशन? ग्रैंड ऑपोजिशन एज सच, ये ग्रैंड ऑपोजिशन तो लफ्ज कहीं और बना है, इसकी वजूद मैं नहीं समझती कि ये ग्रैंड कोई चीज जो है अपने आप को कभी ग्रैंड कहना भी नहीं चाहिए। अल्लाह तकब्बुर को कभी ठीक नजर से नहीं देखता, लेकिन आपने इस वक्त एक 1 पॉइंट एजेंडा है। हमारा पीपल्स पार्टी का तो कम से कम ये है कि कोशिश है कि देखिए सबसे पहली बात तो ये कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बुनियाद पर हमने जरूर इन्वेस्टिगेट सो कॉमन डिनोमिनेटर बीइंग रिगिंग ना, कॉमन डिनोमिनेटर सबका सभी इसमें मुतफिक है ना। और दूसरी बात यह है कि आपने पार्लियामान में आना चाहिए। ये जो पीटीआई का तरीक़ेकार था कि पार्लियामान को बेतौकीर करें, अल्लाह उनको थोड़ी हिदायत दे, और अब स्पिरिचुअलिटी भी आ गई है, तो और सोचें कि उन्होंने पार्लियामान में इखलाकियात को किस तरह वापस लाना है, बजाय इसके कि गाली गलौज का कल्चर बाहर अडॉप्ट करें। पार्लियामान में अगर एक अखलाक की और इसकी बेतौकीरी खत्म करें तो फिर बहुत अच्छा होगा। अच्छा, so I have two questions quickly to ask you. जी शहरी साहिबा, एक तो ओके I understand आप उस nobody can be in this position to say कि भाई कितना देर पाया, चल जाएगा एक साल के नहीं, so let's forget that. मुझे एक बात बताइएगा कि ये जो PMLN ने कॉल दी है कि इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करेंगे, मौलाना साहब ने 8 अगस्त उसी दिन की कॉल दी है कि मोटरवे और सारी मेन शाहराहें बंद कर देंगे, इज पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड? जी, हम मोटरवे और शराह बंद करने की बात हमने तो नहीं सुनी, ना हमने किसी इस तरह की पाकिस्तान को पैरालाइज करने की बात की है, कतर नहीं। हमने इलेक्शन कमीशन के हवाले से हाँ, हम सब ऑन बोर्ड हैं इस बात के कि आपको पुरअमन एक इलेक्शन कमीशन चाहे सूबाई हो या मरकजी हो, उसके सामने आपको एहतजाज करने का अंदर भी और बाहर भी हक होता है। नहीं तो आप 8 अगस्त को PMLN के साथ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के बाहर धरना देंगे? PMLN का जी, ये PMLN का सिर्फ वो नहीं है जी, हर पार्टी ने हमेशा ये एक इख्तियार किया है। जी आई अंडरस्टैंड, बट विल यू बी देयर? वी विल लाइकली, आई कांट से राइट नाउ, क्योंकि हम आपस में इस वक्त गुफ्तगू में हैं। ये उन्होंने हमसे बगैर कंसल्ट किए, हमारी एक स्टीयरिंग कमेटी है, और जहाँ तक एहतजाज है तो हम कोशिश करेंगे कि एहतजाज एक पुरअमन तरीके से किया जाए। और ये PMLN अगर ये बगैर कंसल्ट किए इस तरह की कॉल्स दे रहे हैं, आई थिंक मुशाहिद हुसैन सैयद हैज पुल्ड अ फास्ट वन ऑन यू, देन ये कब तक चलेगा इस तरह? जी, इस तरह तो मुश्किल है चलना, लेकिन देखिए ना, एक होता है हम कमरे में बैठ के तय करें बातें और फिर हम कहें कि हम वापस चेक करेंगे अपनी क़यादत से कौन सी डेट्स हमें सूट करती हैं, लेकिन हम कोई PNA स्टाइल मूवमेंट के बिल्कुल हामी नहीं है। और पीपल्स पार्टी चाहती है लोग ऐवानों में आए, इलेक्शन कमीशन के सामने प्रोटेस्ट करना, एहतजाज करना बेशक हम सबका हक है, बल्कि हमने कराची में तो किया था। बिल्कुल। सो एंड लास्ट क्वेश्चन शहरी रहमान साहिबा, टेल मी कि कोई खास वजह आपको डू इट, हम जरूर के पास इस वक्त हमारे तो अभी तक लोग रिजल्ट जमा कर रहे हैं। अच्छा जी, तो हम बेशक ऐसा नहीं है कि हम इससे दूर हटेंगे, अब बिल्कुल आएंगे, लेकिन बात यह है कि हम किसी ऐसे एहतजाज का हिस्सा नहीं। अभी हम कोशिश करें सब पार्लियामान में एहतजाज पहले करें, इलेक्शन कमीशन के बाहर जरूर करें। ये तो एक सबका बुनियादी पुरअमन हक होता है और ये करना भी चाहिए, लेकिन हम मुल्क को और इदारों को मफलूज नहीं कभी करते। ये आपने बेहतरीन बात की है, और ये पहली दरार है बीबी इस ग्रैंड ऑपोजिशन में। नहीं, ये मगर दरार नहीं है, मगर अच्छा मैं करती हूँ, ना बनाए, उसका भी यही तौर तरीका है, वो अब हमारे साथ अग्री करते हैं। अच्छा शहरी साहब, आई एम शॉर्ट ऑन टाइम, आई जस्ट हैव अ क्विक क्वेश्चन। आपके नजदीक पार्लियामान में जरूर आए, आपके नजदीक क्या बड़ी वजह है जो शहबाज शरीफ ने जाती तौर पे ना बिलावल को फोन किया है ना जरदारी साहब को? कभी अहमद महमूद को फोन करते हैं पंजाब में असिस्टेंस के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए, कभी और जी, हर चीज का अपना अपना वक्त होता है और मैं उनके लिए जवाबदेही नहीं कर सकती, लेकिन हर चीज का अपना वक्त होता है। बहुत बेहतर। पार्लियामान में दो तकसीम होती है ट्रेजरी और ऑपोजिशन के दरमियान। अगर ऑपोजिशन एक दूसरे से बात नहीं कर सकती तो आगे एजेंडा चल नहीं सकता ना।
बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सेनेटर शाम साहिबा मौजूद थी। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद फवाद चौधरी से बात करेंगे, निहाल हाशमी साहब से, निसार खोड़ो से। स्टे विद अस, वी गोना बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। शायद ये आज के दिन की और पिछले चंद दिनों से जो बहस हो रही है इस अलायंस के हवाले से, कोई इसे अनहोली अलायंस कहता है, अनकंफर्टेबल अलायंस कहता है। खान साहब ने तो आज इस हद तक कह दिया कि कमज़ोर अलायंस है और गैर अखलाकी है और गैर सियासी है। खान साहब को ये फील हुआ मॉरल अथॉरिटी नहीं है, स्पिरिचुअल अथॉरिटी नहीं है इस अलायंस में। मगर इस अलायंस की पहली बार इस अलायंस का हिस्सा बनने वाले पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान साहिबा, जो अंदर कमेटी में भी मौजूद थी, दोनों APCs में मौजूद थी रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनकी तरफ से ये आज कहा गया है, एडमिट किया गया है कि बगैर कंसल्ट किए जो है ये मुशाहिद हुसैन सैयद की ये कॉल है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर धरना देने, गो के वो समझती हैं इज नथिंग रॉन्ग इन इट एंड दे माइट जॉइन देम, मगर बगैर कंसल्ट किए हुए किया गया। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि ये शाहराएं और मोटरवे बंद करना ये हम बिल्कुल इस पीपल्स पार्टी इसके हक में नहीं है, हम पार्लियामान के अंदर एहतजाज में ज्यादा यकीन करते हैं और इस तरह कोट अनकोट इस तरह तो मुश्किल ही चलेगा। ये आज की बड़ी खबर है शेरी रहमान साहिबा की अपनी, ऐसा एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेंगे, पार्लियामान के अंदर बनना चाहते हैं, गो के इलेक्शन कमीशन के बाहर शायद PMLN को ज्वाइन कर ही लें। सो एक दफा खुशामदीद कहती हूँ फवाद चौधरी साहब आपको, निसार खोड़ो साहब आपको और निहाल हाशमी साहब आपको। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर ज्वाइनिंग अस। आपसे आगाज करूंगी हाशमी साहब, तो ये बगैर कंसल्ट किए हुए मुशाहिद हुसैन सैयद ने एक फास्ट वन प्ले किया है PMLN ने। सर ये पीपल्स पार्टी को आप ऑन बोर्ड तो लें, आप लोग पहली TORs और एहतजाज की कॉलें दे रहे हैं विदाउट टेकिंग एवरीबडी ऑन बोर्ड। ये तो जैसे शरी बीबी कह रही हैं ऐसे तो नहीं चलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महर, आप आज मेरे ख्याल से एक नया टास्क पे आ गई हैं, जो जिम्मेदारी कुछ और चैनल्स कर रहे थे आप भी। मेरे ख्याल से पेट्रोल सस्ता हो गया है, माचिस मैं भिजवा दूं। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने मंशूर, अपने अपनी पार्टी हैसियत को बरकरार रखते हुए एक कॉमन एजेंडे पे शामिल हुई हैं ऑल पार्टीज अलायंस में, अपोजिशन अलायंस में। और वो कॉमन फैक्टर ये है कि जी उनके वोट चुरा लिए गए, रादर उस पर डाका मारा गया, इस इलेक्शन को मैनेज किया गया, इट वॉज ए मैनेज्ड इलेक्शन। और ये सारे टोपी ड्रामा था कि जी कंप्यूटर सिस्टम ख़राब हो गया, नेट ख़राब हो गया, तो उस पर सारे एक पॉइंट। सर शिद्दत कैसे आएगी अगर इंफरादी तौर पे सारे आ जाएगी? आप इसकी जमा खातिर रखें, भरपूर एहतजाज किया जाएगा, मगर हम वो डांस पार्टी वाला एहतजाज नहीं करेंगे। हम वो एहतजाज नहीं करेंगे जिसमें हम कहें कि पैसा बैंकों से ट्रांसफर ना किया जाए, हुंडी के जराए ट्रांसफर किया जाए। हम ये नहीं कहेंगे कि बिल मत देना, हम ये नहीं कहेंगे कि सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएं, हम सिविल नाफरमानी करेंगे, मगर ये हमें आइन कानून जमहूरियत इस बात की इजाजत देता है कि हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, हम उसे तस्लीम ना करें। हाँ, ये जरूर है कि हमारे सर ये तो कोई नहीं कह रहा नहीं देता, अगर आप मुझे इजाजत दें, अगर आप मुझे इजाजत दें। निसार खोड़ो सा मसला ये है कि शायद ये कहना गलत ना होगा कि PMLN तो के पास अभी नथिंग टू लूज है, ना पंजाब है ना वफाक है अभी हाथ में, एक सुप्रीम लीडर जेल में है, दूसरे के केसेस हैं अभी, गो के आपके भी हैं सर, मगर दैट इज एग्जैक्टली जिससे हिकमत अमली के अंदर जो है बहुत फर्क आ सकता है। उसी 35 अरब के मनी लॉन्ड्रिंग केस को भी सामने रखते हुए आज चीफ जस्टिस की बातों के बारे में रिमार्क्स पे बाद में बात करेंगे, मगर सर मुझे बताइए कि ये किस तरह चलेगा इस तरह, अगर हम इस्लामाबाद में मौजूद है, यकीनन आपके पास भी खबरें हैं, ये ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा, कोई कह रहा है शाहराएं बंद करो, मोटरवे ब्लॉक करो, कोई कह रहा है इधर जमा हो जाओ, पीपल्स पार्टी बिलावल कहते हैं सिर्फ पार्लियामान। हम अपोजिशन के अलायंस में बैठे हैं नेक नियति के साथ। हमने सबसे पहले खुद कहा था कि हम अपोजिशन में बैठेंगे। पंजाब में PMLN की काफ़ी सारी रिसिस्टें थी, तो उन्होंने भी बाद में अनाउंस किया कि जी हम अपोजिशन में बैठेंगे, लेकिन हमने पहले कह दिया था। फिर वो भी आके अपोजिशन में ही अगर बैठे हैं तो हम भी उनके साथ दिल के साथ बैठ गए और कुछ न कुछ चीज़ों पर इत्तेफाक हुआ है। अब ये जो स्ट्रेटजी फर्दर स्ट्रेटजी है, इसमें टाइमिंग की बात भी कभी कभी कंसल्टेशन में मदद करती है। अब देखें कल या आज ये गज़ट नोटिफिकेशन निकलने वाला है मेंबरान की मेंबरशिप के बारे में। क्या टाइमिंग आज अच्छी है या परसों पहले हो जाती तो अच्छी थी? ये सारी चीज़ें कंसल्टेशन के साथ बेहतर इफेक्टिव दिखाई देती हैं। जब इमरान खान अपोजिशन में था
तो यही शिकायतें होती थी ना कि वो एक बात करता है, दूसरी बात सुबह को दूसरी करता है और अपोजिशन को डिवाइड रखता है। जो अपोजिशन बनी है उस पर आप पहले ही दिन इतनी फतवा भी न जारी करें कि ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा। मैं समझता हूँ हम सियासी पार्टियां हैं, हम सब ने। शेरी रहमान साहिबा के अल्फाज हैं भी सर, उन्होंने शेरी बीबी आपको शायद कनेक्टेड नहीं थे, अभी मैंने उनको बीपर पे लिया हुआ था, वो अंदर जाती रही है ना, आपकी नुमाइंदगी कर रही है एपीसीज में। इशारतन कहा है कि ऐसे नहीं चलना चाहिए। अच्छा, इशारा किस चीज की तरफ है? स्ट्रेटेजी अगर इकट्ठी बनेगी तो ज्यादा इफेक्टिव बनेगी। ये इफेक्टिवनेस जो है वो एक दिन में आजमाइश में नहीं आएगी, इसके लिए भी 5 साल पड़े हैं। पता है, मुझे नहीं मालूम कितने दिनों तक इस तरह की स्ट्रेटजी चलती रहेगी। और वो हमारा सेंस है ना, 5 साल के लिए तो किसी ने किसी को मैंडेट मिला है ना। अच्छा, इलेक्शन तो 5 साल के बाद नहीं वो तो मिला है। मैंने कहा 5 साल ये ऑपोजिशन निकाल लेगी अगर इफेक्टिव स्ट्रेटजी साथ मिलकर बनाए। इफेक्टिव स्ट्रेटजी बनाने के लिए जरा तैमुल के साथ, सबके साथ मिलकर अगर एक फोन कॉल या एक मीटिंग करके इस तरह की बात बनाई जाती तो बेहतर रहेगा उसका शेयर। अच्छा सर, आज मैं आपको बताऊं खोड़ो साहब, मैं आपको और भी खबरें दूं सर। शहबाज शरीफ साहब ने आज भी मीटिंग के अंदर फवाद ये कहा कि जरदारी साहब चाहते हैं कि मैं उनके पास आऊं और बिलावल के पास आऊं, मगर मैं जाऊं तो काफी मसले हल भी हो जाए, मगर अगर सुबकी हो गई तो क्या होगा, और ये लगेगा बहुत बुरा। जो मेरे बयान याद है ना, पेट फाड़ के ले आऊं, घसीटूं, ये करूं, वो करूं। और अब अगेन यू नो नोबडी वांट्स टू पुट देयर एग्स इन वन बास्केट। जरदारी साहब डजंट अंडरस्टैंड दैट। सवाल का जवाब पहले दे। एक तो खोड़ो साहब की भी बात सही है, इफेक्टिव स्ट्रैटेजी साथ मिलकर बनाओ। जी जी, खोड़ो साहब। अपनी टीम बनाई, हमने अलायंस में भेजी, जो मेन चीजें फैसला जिन पर होना था, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट, ये हमने ऐसन तरीके से कर लिया। ठीक है, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब का तकरीर में ये कहना, क्या जरूरत थी इसकी, क्या जरूरत थी? जब आप इकट्ठे बैठ रहे हो तो एक दूसरे के साथ मिलने में क्यों ऐसी कोई बात कह रहा है कि जी मेरी सुबकी होगी या मेरी सुबकी है और बड़ाई होगी? ये क्या बात है करने की? मैं समझता हूँ ये बातें करने से खुद उनकी कमजोरी सामने आ जाएगी। उनकी कमजोरी सामने आ रही कि जी मैं जाऊं तो ये होगा, न जाऊं तो यूं होगा। हम पार्टी में हैं, हमने पार्टी की कमेटी बनाई, पार्टी में शेरी रहमान साहब, यूसुफ गिलानी साहब, परवेज अशरफ साहब, दूसरे पता नहीं सारे जो कुछ भी है वो सारे गए थे और पूरी स्ट्रेंथ के साथ गए थे। स्ट्रेंथ के साथ जाने का मतलब कि टोकन रिप्रेजेंट। ओके, अगर आप मुझे इजाजत दें सर, लेट्स I understand what you're saying. Let's take this a step further now, sir, because आपने बात सुना, वो कहते हैं चाहे अभी इनफरादी तौर पे फैसले हो रहे हैं, हर कोई अपना काम कर रहा है, मगर हमारे सामने कॉमनैलिटी बहुत बड़ी है रिगिंग की, और हम डांस शो वाला धरना नहीं करेंगे। दिस इज अ सीरियस थिंग, पॉसिबली इफेक्टिव स्ट्रैटेजी एज खोड़ो साहब से, ये तो तगड़ी ऑपोजिशन तो नाक में दम 5 साल करेगी सर। देखिए, पहली बात तो ये है अपोजिशन के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है पीपल्स पार्टी और PMLN का, और एक हिस्सा है मौलाना फजलुर रहमान का, ANP का, उन लोग पार्टीज़ का जो बिल्कुल राउट हो गई। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का और PMLN का ताल्लुक है, मैं ये समझता हूँ दोनों पार्टीज़ की क़यादत ने अभी तक बड़ी रिस्पॉन्सिबल बात की है, अभी तक बड़ी रिस्पॉन्सिबल एक्शंस लिए हैं। ख़ुसूसन बिलावल भुट्टो साहब ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने भी जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पार्लियामान का हिस्सा बनने का फ़ैसला किया। अब कुछ लोग हैं जिनका अपना मुफाद ये है कि पार्लियामान ना चले, जैसे मौलाना फजलुर रहमान का इस पार्लियामेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सारी सीटें हार गए हैं। ANP का कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है इस पार्लियामान में। वो एक बहुत एग्रेसिव और बहुत इस तरह का चाहते हैं कि वो अपने एक पाव गोश्त के लिए वो चाहते हैं पूरी भैंस ज़िबा कर दें, वो होने को नहीं हो रहा। ये जो पार्टीज़ हैं, मेरे ये ख्याल में जो पाकिस्तान की तीनों बड़ी जो पार्टीज़ हैं, PTI है, पीपल्स पार्टी है और PMLN है, इन तीनों के आपस के बड़े इख्तलाफात हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा कंसेंसस भी है, और वो कंसेंसस ये है कि निज़ाम चलना चाहिए। वो कंसेंसस ये है कि मुल्क में इंतखाबात ही वाहिद तरीका है। तो मेरा एक सवाल है आपसे, आज खान साहब ने कहा कमज़ोर तरीन ऑपोजिशन है, तो 11 जमाती ऑपोजिशन आपको कमज़ोर तरीन ऑपोजिशन लग रही है? नहीं, खान साहब ने जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी वो ये की थी कि जो आइडियोलॉजिकल इनका आपस के डिफरेंसेस हैं वो इतने ज़्यादा हैं। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी का JUIF के साथ क्या आइडियोलॉजिकल अकट हो सकता है, या PMLN का पीपल्स पार्टी के साथ क्या है? तो खान साहब ये कह रहे थे कि जब भी आइडियोलॉजी इकट्ठी नहीं होती, लोग इकट्ठे नहीं चल सकते, और एक नज़रिए के ऊपर जब आप इकट्ठे ना हो, ये नज़रिया कि सिर्फ हुकूमत की पोजीशन करनी है वो स्ट्रॉन्ग। दूसरा, फिर जिस तरह अभी शहरी बीबी ने बिल्कुल वाज़े कर दी है, स्ट्रेटजी में भी फ़र्क है। जो एक ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब और कुछ लोग जो हैं उनकी स्ट्रेटजी है खेडांगे या ना खेडन देंगे,
पीपल्स पार्टी की और जो दूसरी सीनियर लीडरशिप है PMLN की, उनकी स्ट्रैटेजी ये है कि नहीं, तहम्मुल से आगे चलेंगे, आइन के मुताबिक आगे चलेंगे। सो मुझे ये लगता है कि बिल्कुल सही है, अपोजिशन जो स्ट्रैटेजी बनाती है ये उनका हक है, अपोजिशन को इकट्ठा होना है, उनको हक है। जो आप और PPP नहीं हो सके, और एक बिखरी हुई अपोजिशन बाय द वे PMLN की बड़ी स्ट्रेंथ बनी नवाज शरीफ साहब की पिछले 5 साल। देखिए ये जो सियासत है ना, ये बहते दरिया की तरह है, ये कोई गारंटी नहीं है कि कल पीपल्स पार्टी और PMLN इकट्ठे भी होंगे। और ये भी कोई गारंटी नहीं है आपके इत्तेहादी साथ बैठे होंगे, ये भी कोई गारंटी नहीं है। और नंबर इतनी रेजर शार्प मेजॉरिटी है सर, इतनी रेजर शार्प, ये भी तो कोई गारंटी नहीं है ना कि कोई इनमें से कुछ देख लें, तो ये भी कोई गारंटी नहीं है सर। गारंटी तो मफरूजों पे तो बात नहीं होगी। कोई सीएम की गारंटी है, थोड़े सीएम बनने की कोई गारंटी है? नहीं, कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे की गारंटी है, वक्फे के बाद होते हैं। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। आज की बड़ी खबर ये भी रही कि प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट इमरान खान साहब ने अहद किया कि मैं खुद पार्लियामान जाऊंगा, उसको वो इज्जत दूंगा और प्राइम मिनिस्टर क्वेश्चन एंड आवर सेशन अटेंड करूंगा, डायरेक्टली जवाब दूंगा हर सवाल का। बहुत से लोगों के करीब जो ये शायद नहीं जानते, ये उतना ही अहम है जितनी स्टैंडिंग कमिटीज अहम है, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर जाता है वुज़रा जाते हैं, क्योंकि वो पूरा प्रोसेस मिनिस्ट्री से जवाब तलब करने का जो एक बड़ी सुस्त रवि का शिकार होता है। जब प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली जवाब देता है और सवाल पूछता है, उन मिनिस्ट्रीज की तरफ से जवाब भी जल्दी आते हैं, क्लैरिफिकेशंस आती हैं, वजाहतें आती हैं। सो अगर ये अहद जो है निहाल हाशमी साहब, इसके ऊपर वो पूरा उतर गए, कोई यू टर्न ना लिया, दिस वुड बी ब्रिलियंट। ये पहली आखिरी मिसाल यूसुफ रजा गिलानी साहब ने भी सेट की थी पार्लियामान में जाने की, हाजिरी करने की। गो के PM क्वेश्चन एंड आवर सेशन वो इतना अटेंड नहीं करते थे, मगर उनकी अटेंडेंस बहरहाल बेहतरीन थी, जो मियां साहब की नहीं थी। सर मुझसे बात कर रही हैं आप महर? हाशमी साहब जी, देखिए अभी तो वो सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। जब ये सिलसिला शुरू हो जाए और एक अपने सिमत में चलना लगे तो फिर इस पे बात की जा सकती है। और ये पहले कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे कि जो क्वेश्चन आवर्स में जाएंगे और क्वेश्चन आवर्स में रिप्लाई करेंगे। इससे पहले जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं, किसी ने बहुत ज़्यादा, किसी ने थोड़ा, उनकी दीगर मसरूफियात की वजूहात पे कुछ लोग कम आते रहे, कुछ ज़्यादा आते रहे। तो ये कोई अनहोनी सी बात नहीं है, ये एक नॉर्मल और फॉर्मल सी बात है। मेरे पास एक्चुअली मुझे ये पता है, आई रिमेंबर फ्रॉम माई मेमोरी के इमरान खान ने 5% पार्लियामान अटेंड किया है सिर्फ पिछले 5 सालों में। मियां साहब का आई थिंक 7% होगा, गालिबन 2% मोर। क्वेश्चन एंड आवर सेशन नवाज शरीफ ने शायद एक दफा या एक भी नहीं किया, या चेक करें रिसर्चर साहब जरा। मैं आपको खान साहब ने आज एक पूरा कॉन्टेक्स्ट दिया है। उन्होंने कहा देखें बात यह है, और भी उन्होंने कॉन्टेक्स्ट बात की, उन्होंने कहा कि बात यह है कि हमें जो वोट मिला है, ये आप जो मेंबरान हैं वो जहन में रख लें, ये प्रोटोकॉल्स के लिए, ये आपकी जो पिछली अयाशियाँ हैं उनको उनके लिए नहीं मिला। अगर हम नहीं करेंगे, हमें आज जितनी लोग मोहब्बत दे रहे हैं इससे ज़्यादा उनकी रैथ आएगी, लिहाजा आप लोग अपना अपना सोच लें, ये रवायती हुकूमत नहीं होगी। उसी ज़मन में उन्होंने ये कहा कि जब पार्लियामेंट को मजबूत करना है हुकूमत ने, अगर हुकूमत पार्लियामेंट को मजबूत नहीं करेगी, अगर मैं पार्लियामेंट में नहीं जाऊंगा, पार्लियामेंट की वक़्त नहीं होगी, तो पार्लियामेंट में आना ना आना बराबर हो जाएगा। लिहाजा मैं ये वादा करता हूँ कि जो जी आ रही हूँ खोड़ो साहब, हाँ, जो होंगे, जो भी हमारा क्वेश्चन आवर होगा उसमें मैं खुद जाऊंगा। और जो मेंबरान हैं उनको हम एक और भी काम ये कर रहे हैं कि हमने एक पूरा पॉलिसी रिसर्च सेल बनाया है, जिसमें हम अपने जो मेंबरान हैं उनको जो तमाम कंटेंशियस इश्यूज जो पार्लियामेंट में डिस्कस होंगे उसके ऊपर पूरा ब्रीफ करें। क्विकली खोड़ो साहब के पास जाने से पहले यही अहद किया था नवाज शरीफ साहब ने, मैं उस ब्रीफिंग में मौजूद थी। खोड़ो साहब आप बात कर लीजिए, फिर मैं इनसे सवाल अगर पार्लियामेंट की इज्जत करने की बात है, अगर पार्लियामेंट की इज्जत बढ़ाने की बात है, तो आपको एक मेंबर की हैसियत से भी पार्लियामेंट की इज्जत बढ़ाने का मौका था, जो इमरान खान ने मायूस किया इस कौम को कि अपोजिशन के मेंबर की हैसियत से वो असेंबली में नहीं जाते थे। इस असेंबलियों पर वो लानतें भेजते, वो तो लानती असेंबली थी ना सर, लानती पार्लियामेंट थी। नंबर 2 पार्लियामेंट, ये बड़ी हलाली है, लानती पार्लियामेंट रोजाना। तो फिर 1,70,00,000 लोगों ने मेरी बात सुन लेना सर, मेरी बात सुन ले। तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब का एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई रोल क्रेडिबल था।
उन्होंने नहीं उसको इंपॉर्टेंस दी जो तो पार्लियामेंट को देनी चाहिए थी। एज अपोजिशन मेंबर भी उसका फर्ज बनता था कि वो सारा कुछ करे। लेकिन ये जो बात कह रहे हैं ना वो ऐसा ही है जैसे जनरल मुशर्रफ ने कहा था कि मेरे लिए कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा, मैं एक सिग्नल पे खड़ा होकर दिखाऊंगा कि मैं सिग्नल पे खड़ा हूं, या जैसे जनरल ज़ियाउल हक ने कहा था मैं जी साइकिल चलाऊंगा, मैं साइकिल चला के जाऊंगा ऑफिस में, मैं साइकिल चला के घर जाऊंगा। ये इस तरह की बातें हर एक हुक्मरान आके कर देता है। इमरान खान साहब ने भी ऐसे कह दिया है, अब देखेंगे उसका जब वो करे। मैंने स्कूल टीचर की तरह ना आप कन्फिस्केट कर लेना आपका मोबाइल, फवाद साहब, स्कूल टीचर की तरह। Nobody is going to play on their mobile. जी, continue खोड़ो साहब। देखिए ना, ये अच्छी बातें पहले सबने की थी। जनरल मुशर्रफ ने क्या नहीं कहा था, फिर कुछ हुआ नहीं किया। इस तरह से इमरान, अच्छा, यानी कि आपको तवक्को ही नहीं है। अच्छी बातें करेंगे, लेकिन इट हैज टू बी सीन, क्योंकि पास्ट रिकॉर्ड जो है एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इमरान ने तो कौम को मायूस किया। हाँ, चले आप कम से कम अच्छी बातें तो कर दें, आप तो वो भी नहीं कर रहा हूं। ये मैं कह रहा हूं कि एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपोजिशन के मेंबर पर आपके फराइज बनते थे कि आप पार्लियामेंट की इज्जत बढ़ाते और उसको ज्यादा मजबूत करते, लेकिन आपने न जाकर। अच्छा, मैं जो खोड़ो साहब कह रही थी ना 5% अटेंडेंस 5 साल, आई एग्री एब्सोल्युटली। मायूस किया नवाज शरीफ साहब ने भी, मायूस किया इमरान खान साहब ने भी। अब उनके पास वक्त है इस पे यू टर्न ना करें। अब मंशूर की जो इन्होंने बात की, आज ये भी बात हुई कि कमेटी बनाई जाएगी कि देखना है इम्प्लीमेंटेशन हो रही है मंशूर की कि नहीं। वुज़रा यही बात की थी नवाज शरीफ साहब ने कि वुज़रा की कारकर्दगी का मैं हर हफ्ते अपडेट लूंगा। 8-8 महीने कैबिनेट की मीटिंग नहीं बुलाते थे मियाँ साहब, हुई नहीं, मीटिंग ही नहीं हुई नहीं सर। मियाँ साहब से तो हाथ मिला के लोग हफ्ता हफ्ता हाथ धोते नहीं थे। निहाल हाशमी साहब ने पूरा 2 हफ्ते हाथ नहीं धोए जब मियाँ साहब से इनकी मुलाकात हुई। वाकई उन्होंने कहा आज मियाँ साहब से हाथ तो ये तो मियाँ साहब थे। इमरान खान उनके मुकाबले पे तो नहीं आ सकते, वो तो आपको पता है बादशाह थे। लेकिन इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे। आपकी बात में बड़ा वज़न है। असल जो है वो कहते हैं टेस्ट ऑफ पुडिंग इज़ इन इट्स टेस्ट। तो वो देखना यही है कि जब जो बातें इमरान खान कर रहे हैं, मैंने तो खुद कल कहा है कि हमारा सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो तवक्कुआत है जो लोगों को। और आई एम श्योर हाशमी साहब वांट्स टू रिस्पॉन्ड, बट सर एक और सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझसे बेहतर आप लोग समझते हैं, पंजाब कंसोलिडेट करना है अगले 5 साल में। इफ यू वांट एनी चांस कि आगे जाके भी खैर होए, ऑफ कोर्स गवर्नेंस है, पंजाब को कंसोलिडेट करना है। मुझे एक बात बताइए, पंजाब कैसे कंसोलिडेट करेंगे? शहबाज शरीफ साहब सच बिग बूट्स टू फिल, बेहतरीन गवर्नेंस, एक्टिव ऑन द जॉब। टेरिबल, 11 ट्रिलियन रुपीस गॉन टू द ड्रेन, बेड़ा गर्क कर दिया। कोई अपना सवाए उन्होंने जितना लोकल सीटें कैसे निकाल गए सेंट्रल पंजाब से? सिर्फ सेंट्रल पंजाब से, उसमें हमारी भी तो बहुत गलतियां हैं ना। हमारे जो टिकट्स हुए हैं खसूसन एमपीएस के ऊपर, हमने जिस तरीके से टिकट्स दिए, उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया हमारी हार में, और उसमें हमारी गलतियां ज़्यादा हैं। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जब तक आप पंजाब जैसे बड़े सूबे में जब तक इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट नहीं होगी, जब तक आपके इंस्टीट्यूशंस को आप तगड़ा नहीं करेंगे, जब तक आप अपना जो तमाम फोकस है वो सड़क से हटा के सेहत के ऊपर, तालीम पे नहीं लगाएंगे, उस वक्त तक आप कैसे कुछ कौन करेगा ये सारे काम? यू नीड दुआ करें, अगर हमें मौका मिले तो हम कर सकते हैं। हम कौन? आप पीटीआई कौन? सर एक डूअर चाहिए, कौन होगा ये डूअर? मैं भी डूअर हूँ, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं कर दूंगा। अच्छा, और आपके सिवा और कितने डूअर्स हैं सर? एक जेकेटी तो आउट ऑफ वो चलेगा। इमरान खान हाथ रखेंगे वो करेगा, इमरान खान देखेंगे इंशाल्लाह। उनके आशीर्वाद से हर कोई डूअर बन जाएगा। अब देखो, कोशिश तो करनी होगी ना, देखते हैं। सर कोई स्टॉप गैप अरेंजमेंट पे बात हो रही है कि कुरैशी साहब वापस इलेक्शन लड़े तब तक स्टॉप गैप अरेंजमेंट हो? मेरा ख्याल है कि ये तो ऐसी फिलॉसफी है कि एक बगला पकड़ने के लिए पहले मोम पिघलाएंगे, फिर बगले के सर पे रखेंगे, फिर बगला अंधा हो जाएगा तो हम पकड़ लेंगे। ऐसा नहीं है। एग्जिस्टिंग एमपीएस उन्हीं में से किसी को बनना है, मुस्तकिल बनना चाहिए। मेरे ख्याल में, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, फैसले करने हैं इमरान खान ने। इमरान खान का आपके मंशूर और तब्दीली के नारे के साथ नैबज़दा आदमी कर सकता है? हम क्यों ये नैबज़दा स्पीकर तो ला रहे हैं, हम क्यों ये तवक्को करें कि इमरान खान ने जो कहा है उस पे वो पूरा नहीं उतरेंगे? टेक्निकली तो खान साहब भी नैबज़दा है ना, उनके ऊपर भी हेलीकॉप्टर केस है। नहीं, उनके ऊपर तो 27 लाख रुपया यार 5 सालों में उनसे पूछा है कि 27 लाख रुपया खर्चा है, आप बताइए कैसे? वो सिंपल बात है, खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के इवेंट्स थे, उनमें वो गए हैं हेलीकॉप्टर के ऊपर। रईसानी साहब याद आ गए, केस होता है। हाशमी साहब, डूअर चाहिए मुझे तो लगता है, मगर फवाद कहते हैं हम सब डूअर्स हैं, जिसके सर पे आशीर्वाद का हाथ रख दिया सब करके दिखा देंगे। ऐसी कोई मिसाली काम नहीं है बिग बूट्स टू फिल करने की बात। सबसे पहले तो मैं अपने भाई फवाद को कहना चाहता हूं
के हाथ मियां नवाज शरीफ से मिलाने के 2 हफ्ते बाद नहीं धोया जाता था, आज भी मुझे मियां नवाज शरीफ के हाथ की खुशबू अपने हाथ में महसूस होती है और तहयात महसूस होती रहेगी इंशाअल्लाह। वाह। तो दूसरी बात जो मैंने आपको कहा कि कोई असरात अगर नजर आए तो वो हमने पेशावर में मुझे नजर आए, हुक्मरानी के असरात मुझे पेशावर में नजर आए, जहां पे हमने ये देखा कि पूरा पेशावर खुदा हुआ है, पूरे पेशावर में गटर है, पूरे पेशावर में गंदगी का ढेर है, पूरे पेशावर में कोई नया स्कूल नहीं है, कोई नया कॉलेज नहीं है, पूरे पेशावर फिर भी 2/3 अक्सरियत मिल गई सर। केपी में नजर नहीं आया, कहीं पे कोई नया हॉस्पिटल नजर नहीं आया, कोई यूनिवर्सिटी। हाँ, मैं ढूंढता रहा 350 डैम, 350 डैम मैंने देखा, वो सारे कागज पे बने हुए डैम मुझे नजर आए। और दूसरी तरफ जब मैं लाहौर को देखता हूं तो मुझे दौड़ती हुई वहां पे मेट्रो बस नजर आती है, इस्लामाबाद पिंडी में नजर आता है, मुल्तान में नजर आता है, ऑरेंज ट्रेन चलते हुए नजर आते हैं, लाहौर की खुशबू नजर आती है मुझे, कराची में K4 स्कीम नजर आता है, कराची में मेट्रो बस नजर आता है। मैं एक बात बताऊं सर, आप जैसा पढ़ा लिखा आदमी अप्रिशिएट करेगा। एक सवाल है आपसे सर, आपको नहीं लगता तो ये हमारे सर, आपको नहीं लगता, बिल्कुल हाशमी साहब, आपको नहीं लगता कि हम बहैसियत पाकिस्तानीज एक सही सिमत में चल पड़े हैं? पहले आए जरदारी साहब पीपल्स पार्टी जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स किए, पार्लियामेंट को वापस उसकी इख्तियारात दिए, सारे 18वीं तरमीम लाए, उसके बाद आई PMLN की गवर्नमेंट जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, मोटरवेज किए, अब आई एक ऐसी हुकूमत तीसरी जो अब ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर काम करेगी। तो ओवरऑल तो वी आर हेडेड इन द राइट डायरेक्शन। जब इस मुल्क के वजीर आज़म आप बने तो हमने सही डायरेक्शन में अपना रुख कर लिया और इंशाल्लाह वही इस पाकिस्तान को अपने मंजिल के तरफ भी लेके जाएंगे, क्योंकि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर दिया है, एनर्जी को डेवलप कर दिया है, अमन ले आए इस मुल्क में, करप्शन के हमने दाग बेल को खत्म करने के लिए दाग बेल डाल दिया, हमने हर वो काम किया है जो पाकिस्तान अब 2 अहम सवाल है सर, एक सेकंड, दुनिया में मुमताज करे। हमने कश्मीर के ऊपर पहली बार बुरहान वानी पे मोहम्मद नवाज शरीफ चीमा अंदर है, फवाद अंदर है, वो आशियाना स्कीम में इम्प्लिकेट कर चुके हैं शहबाज शरीफ साहब को। हेलो भी सर, बिल्कुल सर, मुझे बताइएगा निसार खोड़ो साहब, आशियाना स्कीम, पैरागॉन सोसाइटी, ये पंजाब में हो रहे हैं, फिर 35 अरब का फ्रॉड मनी लॉन्ड्रिंग का केस जरदारी साहब फरियाल तालपुर साहिबा के खिलाफ खुल चुका है, तो ये और अलीम खान का भी चल रहा है, तो ये अकाउंटेबिलिटी तो अक्रॉस द हो रही है ना? ये सारी चीजें चलती रही हैं, हमने ये सालों इस चीजों को भुगतने की कोशिश की है, सालों केसेस चले हैं, सालों केसेस से बरी होते रहे। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान के मसले क्या हैं, इन चीज़ों को भुगत लेंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, तहरीक इंसाफ को बताना चाहता हूं कि उन्होंने जो MQM के साथ मुआहदा जो किया है उसमें सूबाई खुद मुख्तियारी पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि हाँ जी, लोकल बॉडी सिस्टम सूबाई मसला है। अगर सूबाई मसले में वो कह रहे हैं कि जी हमें यूं इख्तियारात दो, तो क्या ये सूबाई खुद मुख्तियारी पर हमला करके उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे? पुलिस अगर है, मेरा लॉजिक नहीं समझ उनका क्या है कि जी मेयर को अख्तियारात दो, और मेयर को अख्तियारात कौन से कानून के मुताबिक मिलेंगे? जो सूबे कानून बनाएंगे। उन्होंने एग्री किया है कि जी हम इस पे आपकी मदद करेंगे, किस तरह की मदद करेंगे वो मुझे, उन्होंने कहा है कि फेडरल गवर्नमेंट फंड्स देगी फॉर तामीर और तरक्की, जो माजी में भी होता है। नहीं, अख्तियारात की बात है, फंडिंग की बात नहीं है। फंडिंग तो कोई भी फेडरल गवर्नमेंट कोई ना कोई फंड देके प्रोजेक्ट, इख्तियारात मिलेंगे सूबे के कानून के मुताबिक, पुलिस बनेगी सूबे के कानून के मुताबिक, पुलिस बनेगी। पुलिस बेसिकली तो खोड़ो साहब चाह रहे ना पैसे जो है उन्हें दें। फवाद भाई, तो खोड़ो साहब कोई हमें कोई तरीका भी बता देना कि आपको जो पैसे देंगे वो पैसे जो है वो खर्च सही होंगे, क्योंकि आपका प्रॉब्लम यह है कि आपने कुछ 65,000 करोड़ रुपया बात किया। चीफ का शॉट देख लें खोड़ो साहब, ये बात से मुझे चीफ का शॉट नजर, सर एक सेकंड, खोड़ो साहब ये चीफ का शॉट सुन लें, आपके लिए है सर, ये सबके लिए, आप सबके लिए, क्योंकि वो ऐसी बात उन्होंने छेड़ी है, वही सवाल चीफ जस्टिस भी इस मुल्क का कर रहा है, मुलाहिजा कीजिए। जहां जाते हैं पता चलता है वो एक ही कि जी हमें फंड्स पूरे नहीं मिले। तो भाई ये फंड्स जाते कहां हैं, कहां सर्फ होते हैं ये फंड्स? अगर आपने स्कूल बच्चों की तालीम पे ये फंड्स खर्च नहीं कर रहे, अगर ये फंड्स आपने खर्च नहीं कर रहे लोगों की सेहत के लिए, तो फिर ये फंड्स हमारे किस काम के?
ये कल बात की चीफ जस्टिस साहब ने खोड़ो देखिए बात सुने, उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल सही कहा। अब ये नसार मैं भी जवाब देना चाहता हूं ना, कर रहे हैं निहाल हाशमी साहब ने, मैं बात कर रहा हूं, मैं बात कुछ और कर रहा हूं, आप कुछ और कर रहे हैं। कहां जाते हैं पैसे? मैंने कहा है कि जो MOU साइन किया है MQM के साथ, उसमें दो चीजें उन्होंने कही है। एक लोकल बॉडीज के अख्तियारात के बारे में बात की है, दूसरी पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में बात की। ये दोनों सूबाई अख्तियारात हैं, सूबे के। अगर सूबे में नहीं, लेकिन आइन का हिस्सा है, आर्टिकल 140 है। पुलिस जो है वो सूबे का हिस्सा है, और अगर लोकल बॉडीज है तो सूबे के अख्तियार आती हैं। जनरल मुशर्रफ का टाइम नहीं रहा, जनरल मुशर्रफ का टाइम नहीं रहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में उनका कामा और पुलिस स्टॉप भी चेंज नहीं कर सकते। लेकिन खोड़ो साहब, आप सर बेहतरी करेंगे नहीं, यानी बेहतर नहीं आर्टिकल, मैं ये कह रहा हूं कि सूबाई खुद मुख्तियारी नहीं, आप बेहतर करें, आप भले बेहतर कर, हम भी बेहतर सोच सकते हैं, वो बेहतर हम भी सोच सकते हैं, लेकिन सूबाई खुद मुख्तियारी पर तो आप सर आपको भी आपने क्या देखें, आपने जो किया है 5 साल में, आपने जो किया 5 साल में, उसमें तो जिसको करना। खोड़ो साहब ये कह रहे हैं कुछ हिस्से 18वीं तरमीम के रिपील होने के लायक तो गलत बात है ना, यही तो बात कह रहा हूं मैं, यही तो मैं बात कर रहा हूं कि तहरीक इंसाफ के अंदर की बातें निकले कि वो 18वीं तरमीम को, वो 18वीं फेडरल के पास देखें गवर्नमेंट में होनी चाहिए। 18वीं तरमीम पर मामला है, पैनाडोल का स्टैंडर्ड सिंध में लहदा कर दिया, लाहौर में लहदा कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया, कुछ चीजों के ऊपर डेफिनेटली मैं ये बात कर रहा हूं कि 18वीं तरमीम नेशनल कंसेंसस का एक नुक्ता है, नेशनल कंसेंसस, सारी पॉलिटिकल पार्टियां उसमें थी। ये मैं इसका जिम्मेदार तो नहीं हूं कि 2008 वाली इलेक्शन में इमरान खान ने इलेक्शन का बाइकआउट कर लिया। जब जनरल मुशर्रफ के जाने का टाइम था तो ये बाइकआउट करके बैठ गए। 2002 में तो खड़े थे जब जनरल मुशर्रफ आया था, जब 2008 में जाने वाला था तो इन्होंने बाइकआउट कर दिया था। मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं, लेकिन ये 18वीं तरमीम नेशनल कंसेंसस के साथ आई थी, जिसपे सारी कौम ने खुशियां मनाई। अगर आज उस नहीं, लेकिन थोड़ा सा सर मेरा वक्त खत्म हो गया है, वक्त खत्म हो गया है। जो भी अमेंडमेंट है वो इस वक्त जो सिचुएशन है वो कंसेंसस के बगैर हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। और आपके तो नंबर्स ही नहीं है। मैं रेजर शार्प मेजॉरिटी कही तो चली जा रही हूं, सेनेट में भी तुसी तगड़े हो, किसी को लारे लपे तो ना दो ना, तो वो अलग बहस है। मैं कह रहा हूं किसी को लारे लपे तो ना दो ना, लारे लपे ना दो। सर आखिरी सवाल मैं नहीं खत्म कर सकती इसके बगैर। सर आपको नवाज शरीफ तर्ज की JIT कबूल है आसिफ जरदारी पे बने? मेरी कबूलियत और न कबूलियत का क्या मसला है? उसमें मेरी कबूलियत और न कबूलियत का मसला क्या है? कोई इशू नहीं है। नहीं वैसे ये आपको फारूक इजनायत वगैरह ने इसके ऊपर रेजिस्ट किया ना सर, इसके ऊपर डिटेल्स आपको देंगे। मैं ये समझता हूं बहैसियत तालिब इल्म, कानून का तालिब इल्म के हैसियत से कि ये डोमेन हुकूमत वक्त की होती है कि वो किसको कहाँ पे मामूर करे इन्वेस्टिगेशन के लिए। ये JIT का फ़लसफ़ा इंतहाई नामुनासिब है। देखिए फिर आपके पास FIA का इदारा है, लॉ इन्फोर्सिंग इदारा है, पुलिस का इदारा है, फिर उसे बंद कर दिया जाए। अब JIT को अगर आपने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल कर, बहुत शुक्रिया। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और नो विक्टिमाइजेशन, JIT is on the cards till tomorrow. Good night, Allah Hafiz.